हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है बोन का इन्फ्लामेशन, जिसमें 3 डिजीज़ हमारे सिलेबस में है: रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, मीन्स लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला ऐसा इन्फ्लामेशन, ऐसा डिसऑर्डर जिससे हमारे जॉइंट्स, जितने भी बोन के जॉइंट हैं वो अफेक्ट होते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, दर्द होता है। तो दिस कंडीशन कैन डैमेज ए वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी सिस्टम लाइक स्किन, आईज, लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ऑल्सो। जॉइंट्स तो सबसे पहले प्राइमरीली अफेक्ट होंगे ही, इसके साथ साथ बॉडी में आर्थराइटिस की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। स्किन कुछ हद तक डैमेज होने लगती है, आंखों में कंजक्टाइवल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, लंग्स में भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट की बीट्स में प्रॉब्लम आती हैं और ब्लड वेसल्स में भी एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है। अब इतने सारी चीज़ों का इफेक्ट करता है, तो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के साथ साथ इसका जो एक मेन रीजन है वो ऑटो इम्यून सिस्टम का डिस्टर्ब होना है। मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हम इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम भी कई बार अटैक कर देता है मिस्टेकली हमारे अपनी बॉडी के अच्छे टिश्यूज़ पर। मतलब इम्यून सिस्टम होना तो चाहिए हमारे शरीर को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन कई बार वो इम्यून सिस्टम हमारी बोन्स में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है। वो कई बार हमारे बोन के जो टेंडन है, जो कार्टिलेज है, उन पर अटैक कर जाता है, जिस वजह से ये आर्थराइटिस पॉसिबल हो जाती है। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये बेसिकली जॉइंट्स की लाइनिंग को अफेक्ट करता है। जो जॉइंट्स के किनारे होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, या जॉइंट्स के चारों तरफ जो साइनोवियल कैविटी होती है, उनको बेसिकली ये अफेक्ट करता है, जिससे वहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर उसको समय पर कंट्रोल नहीं किया गया या वो इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही उसको अटैक करता रहा तो बोन का इरोजन होना शुरू हो जाएगा। बोन का इरोजन होना मतलब बोन्स का झड़ना, बोन्स का वीक होना, बोन्स का हल्के हो जाना, और जिससे जॉइंट अल्टीमेटली डिफॉर्म हो सकते हैं। ये सिचुएशन आपको बताएगी कि कैसे एक नॉर्मल हैंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में चेंज होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल बोन्स जो होती हैं वो इस तरह की इमेजिंग होती है, और अगर आर्थराइटिस किसी को हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो देखिए बोन्स की क्या हालत हो जाती है। और ये किस वजह से हो रही है? जॉइंट के इन्फ्लामेशन की वजह से। ये जितने भी आप टॉर्सल्स में या मेटाटॉर्सल्स में, कार्पल्स में ये देख रहे हैं जॉइंट्स के जंक्शंस, यहाँ पर साइनोवियल जो फ्लूइड है, साइनोवियल कैविटी है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है इस डिजीज़ में। कारण क्या है इसके? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम का अटैक होना। इम्यून सिस्टम का अटैक डायरेक्टली किस पर हो रहा है? साइनोवियम पे। साइनोवियम किसको बोलते हैं? जॉइंट्स के चारों तरफ जो सराउंडिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी लाइनिंग होती है जॉइंट्स के चारों तरफ, उसको साइनोवियम कहा जाता है। तो ये जो इन्फ्लामेशन है ये साइनोवियम को थिक कर देता है। साइनोवियम के थिक होने की वजह से जो कार्टिलेज बोन के जॉइंट पर लगा होता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और कार्टिलेज के डिस्ट्रॉयड होने का मतलब है जॉइंट आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स जितने भी जॉइंट के चारों तरफ लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है, और अल्टीमेटली जॉइंट की जो शेप है, जो उसका अलाइनमेंट है, जो उसकी मूवमेंट है, सब बेकार हो जाएगी। लाइक दिस टाइप ऑफ पिक्चर। ये देखिए नॉर्मल जॉइंट है, एक हेल्थी जॉइंट है, जिसमें आप जो ये वाली जो पर्टिकुलर पोजीशन देख रहे हैं, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लू कलर का इसमें दिखाया गया है ये साइनोवियल फ्लूइड है, और जो हल्का स्काई ब्लू कलर की ये पट्टी सी आप जॉइंट पर देख रहे हैं दैट इज कार्टिलेज। अब जब हेल्थी जॉइंट सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो इस तरीके से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये बढ़ते हुए एक ऐसी इमेज देगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि जॉइंट का कार्टिलेज और टेंडन, फाइबर सब खत्म, साइनोवियम फैल गया, उसमें सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन पर्टिकुलरली भर गया है वहाँ पर, और जॉइंट आपस में कोलैप्स कर गया, चिपक गया, मर्ज हो गया है। ये सिचुएशन आती है। साइन सिम्टम क्या है कि आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट्स बिकम स्वेलन, टेंडर एंड वार्म एंड स्टिफनेस लिमिट्स देयर मूवमेंट। जितने भी जॉइंट होते हैं, स्पेशली नी जॉइंट को इसमें दिखाया गया था, तो ये जो नी जॉइंट है इसमें स्वेलन हो गया, टेंडर हो गया, वार्म हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, और टाइम के साथ साथ ये मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट कर देगा, जिसे पॉलीआर्थराइटिस भी कहेंगे। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड, फीट एंड सर्वाइकल स्पाइन। स्टार्टिंग में स्मॉल जॉइंट्स लाइक हाथों के जॉइंट्स, उंगलियों के जॉइंट्स, पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स, या सर्वाइकल जो वर्टिब्रीज हैं, स्पाइनल, इनके जॉइंट्स ये अफेक्ट होंगे। लेकिन जब ये डिजीज बढ़ती चली जाएगी तो लार्जर जॉइंट्स भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लाइक शोल्डर और नी जॉइंट्स। मतलब कंधा भी मुड़ना बंद हो जाएगा, और नी जो घुटना है वो भी मुड़ना बंद हो जाएगा, उसके मूवमेंट बंद हो जाएंगे।
Synovitis can lead to tethering of tissue with loss of movement and erosion of the joint surface causing deformity and loss of function. अल्टीमेटली जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जॉइंट जब इस तरह से मूवमेंट अपना लॉस कर देते हैं, बोन वहाँ से इरोजन हो जाती है। बोन जब इरोजन होगी तो जॉइंट की सरफेस पर ऐसी डिफॉर्मिटी आएगी कि आपके उस ऑर्गन का उस एरिया का, उस टांग का या उस हाथ का फंक्शन भी लॉस हो जाएगा। इंक्रीज स्टिफनेस अर्ली इन द मॉर्निंग इज ऑफन ए प्रोमिनेंट फीचर। सुबह सुबह जब पेशेंट अपनी नींद से जागता है तो तब उसको बहुत ज़्यादा खिंचाव, बहुत ज़्यादा स्टिफनिंग महसूस होती है उस समय, क्योंकि जॉइंट्स अकड़ चुके होते हैं, टेम्परेचर बॉडी का उस समय डाउन रहता है। थोड़ा बहुत वो जब वर्किंग करता है, हाथ पैरों को ज़बरदस्ती हिलाता है, थोड़ा वार्म कर लेता है बॉडी को, तब कहीं जाके वो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो पाती है। अदरवाइज वो जो फीचर्स हैं, वो जो जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन के दर्द हैं, जो स्टिफनेस है, वो बढ़ती चली जाती है। पूरे दिन भर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को, अगर वो उसे वार्म ना रखे, उसको उस एरिया को गर्म ना रखे। इसके साथ साथ फीवर, फैटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट भी इसके सिम्टम्स में आता है। पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, कई बार उसको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है, एपिटाइट का लॉस भी हो जाता है। रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा इसमें जो है सेक्सुअल रेसिस पे अगर हम देखें तो वुमेन्स इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कंपैरेटिवली टू द मैन। एज फैक्टर भी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वैसे तो किसी भी एज में आ सकता है, लेकिन जो मिडिल एज होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट होता है, जो 30 से लेके 50 के बीच का एरिया होता है। फैमिली हिस्ट्री भी इसको अफेक्ट कर सकती है। कई बार मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम रही हो तो कभी कभी पेशेंट की जनरेशन को आने के चांस रहते हैं इसके। सिगरेट स्मोकिंग भी इसमें रिस्क फैक्टर है, उस बढ़ावा देती है डिजीज़ को। कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर लाइक आप एस्बेस्टोस या सिलिका की मैन्युफैक्चरिंग में या उसकी किसी असेंबलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं जो एस्बेस्टोस और सिलिका के कॉन्टैक्ट में ज़्यादातर एक्सपोज रहते हैं। 55 साल की एज की जो वुमेन्स हैं, अगर वो ओबीज हो जाए, उनका ओवरवेट हो जाए, तो उनको भी इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मतलब ओबीज पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। अब अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है प्राइमरीली स्टार्ट एट ए स्टेट ऑफ परसिस्टेंट सेलुलर एक्टिवेशन। परसिस्टेंट सेलुलर एक्टिवेशन मीन्स स्टार्टिंग में ही जब ऑटो इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई थी, जब आपको इम्यून कॉम्प्लेक्सेज हुए थे जॉइंट्स में, तभी आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो सेलुलर एक्टिवेशन है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे इम्यून सिस्टम के कॉम्प्लेक्स के अटैक करने की वजह से। द इनिशियल साइट ऑफ डिजीज इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। सबसे पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट होगा, जिससे वहाँ पर स्वेलिंग आएगी और कंजेशन हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी इम्यून सेल्स की। 3 फेज इसमें देखने को मिलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को प्रोग्रेस करने के लिए। पहला होता है इनिशिएशन फेज, जिसमें नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन होता है। दूसरा है एम्प्लीफिकेशन फेज, जिसमें टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन पे। और तीसरा है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी फेज, जिसमें टिश्यू इंजरी हो जाती है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा या इंटरल्यूकिन 6, इनके रिलीज होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन में टिश्यू इंजरी हो सकती है। इस जॉइंट के माध्यम से दिखाया जाएगा कि इसका जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये हेल्दी एरिया है और उसी को दिखा दिया गया है कि आर्थराइटिक जॉइंट में वो कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए जो इसमें येलो पोर्शन आप देख रहे हैं बीच में, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, या यहाँ पर भरा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड, और उसके आगे जो एक मेम्ब्रेनस पार्ट दिखाया गया, लाइनिंग दिखाई गई है, वो है आपकी साइनोवियल लाइनिंग, जिसे साइनोवाइसाइट्स भी बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जॉइंट का एरिया कहलाता है जॉइंट कैप्सूल। इसमें जो फ्लूइड भरा है उसे साइनोवियल फ्लूइड या आर्टिकुलर कैविटी फ्लूइड भी कहते हैं। जो बोन के ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कार्टिलेज है। और अगर ये डिजीज आपका ऑर्थराइटिक हो गया, ये जॉइंट आपके ऑर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले जो साइनोवियल लाइनिंग है वो हाइपरब्लास्टिक हो जाएगी, मतलब उसमें सूजन आ जाएगी, वो फूल जाएगी वहाँ पे। अब उसके फूलने से वहाँ पे टी सेल एक्टिवेटेड हो जाएंगे, माइक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएंगे, डेंड्राइटिक सेल आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, बीटा सेल या बी सेल एक्टिव हो जाएंगे, ल्यूकोसाइट का एक्सट्रावेसेशन होने लगेगा, एंजियोजेनेसिस की एक्सटेंशन होने लगेगी, प्लाज्मा सेल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जॉइंट के अंदर ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, जिससे अल्टीमेटली ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन का इरोजन करना शुरू कर देता है, हड्डी को खाना शुरू कर देता है। मैकेनिज्म कैसे फॉलो अप हुआ कि जो हमारा न्यूरोनल सिस्टम है या जो इम्यून सिस्टम की वजह से डेंड्राइटिक सेल हमारी एक्टिव हुई थी, उस डेंड्राइटिक सेल की वजह से टी सेल सबसे पहले एक्टिव होगी एंटीजन की प्रेजेंटेशन की वजह से। वो एंटीजन मानेगी उसको जो साइनोवियल कैविटी में इन्फेक्शन हुआ है या जो वहाँ पर अटैक हुआ है, उस टी सेल के एक्टिवेशन होने की वजह से जो आपका या तो साइनोवेसाइट एक्टिव हो जाएंगे जिसमें टीएनएफ और इंटरल्यूकिन रिलीज होंगे, या कोलेजन सिंथेसिस वहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोलेजन नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर आपकी जो बोन है
वो प्रोओस्टियोक्लास्ट से ओस्टियोक्लास्ट में बदलना शुरू कर देगी, बोन का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर टी सेल के एक्टिव होने की वजह से मैक्रोफेजेज बन जाएंगे जिससे इन्फ्लामेशन आ जाएगा बोन में, या टी सेल के एक्टिव होने की वजह से बी सेल एक्टिव हो जाएंगे जिससे प्लाज्मा सेल डिस्टर्ब होगी और वो अल्टीमेटली ऑटो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगी कि जो इन्फ्लामेशन आई है इसके लिए उसे जो इम्यूनिटी बनानी है वो उसे ठीक कर रही है या ख़राब कर रही है। एक्चुअली जो ऑटो इम्यून सिस्टम में हमारा शरीर का जो डेंड्राइटिक सिस्टम है, जो न्यूरोनल सिस्टम है, वो कोशिश करता है कि एंटीबॉडीज बन जाए, क्योंकि वो उसको एंटीजन मानता है जो वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड पे अटैक हुआ है, जो वहाँ पर इरोजन स्टार्ट हुआ है। अब वो टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, इस वजह से वहाँ एंटीबॉडीज भी जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, जो कि उस कंडीशन में हमारे अपने ही डिजीज़ को और बढ़ावा देती हैं, उसे ठीक नहीं कर सकती हैं। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? वैसे तो इसे डिफ़िकल्ट होता है इनिशियल स्टेज में डायग्नोज करना, लेकिन फिर भी हम इसको फिजिकल टेस्ट से और ब्लड के टेस्ट से या इमेजिंग टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं। फिजिकली जॉइंट पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, वार्मथ है, मसल स्ट्रेंथ खत्म है, उससे पता लगेगा। ब्लड टेस्ट में हम इसमें देख सकते हैं कि पेशेंट को इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट तो नहीं बढ़ रहा है, ESR जिसे बोलते हैं, या CRP तो नहीं बढ़ गया, उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन की स्ट्रक्चर तो नहीं बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन बोन का बढ़ रहा है। या इसके अलावा एक्सरे और MRI को भी टेस्ट करा के बोन को ये टेस्ट कर लेते हैं कि जो सीवियरिटी है जॉइंट में इन्फ्लामेशन की वो कितनी है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लाइक आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन सोडियम दी जा सकती है, स्टेरॉइड प्रेडनिसोन दिया जा सकता है, या कुछ डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग होती हैं DMARD, जैसे मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड या हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। आजकल इस ड्रग का नाम आप सुन रहे होंगे, कोरोना के वायरस में इसका ट्रीटमेंट में दिया जा रहा है। इसको थोड़ी सी 70% इसको इफेक्टिव माना जा रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, या सल्फासेलाजीन, ये ड्रग दी जा सकती हैं। एक बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं जो इस बीमारी में दिए जाते हैं, जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आता है एबेटासेप्ट और इटेनरसेप्ट, रिटुक्सीमैब और टोफेसिटिनिब। इसके इंजेक्शंस आते हैं जो सीधे स्पाइन में लगा दिए जाते हैं, और जब किसी भी तरह ट्रीट नहीं हो सकता है तो फिर फाइनली सर्जरी करके भी इस डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इसमें डिजीज़ हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में पहले डायग्राम में देख लीजिए आप, हेल्थी बोन के अंदर का सिस्टम कैसा होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की हालत कैसी हो जाती है। मतलब पोरोसिस होना यानी कि अंदर छिद्र युक्त हो जाना, हड्डी में छिद्र बढ़ जाना। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो बोन है वो वीक हो जाती है। वीक क्यों हो रही है? वीकनेस बढ़ रही है बोन की अल्टीमेटली अप टू द ब्रोकन स्टेज। मतलब इतनी वीक हो जाएगी कि जरा सी भी अगर माइनर ट्रॉमा भी हुआ, हल्का सा भी किसी ने हाथ झटका, पैर झटक दिया, तो हड्डी टूटने का खतरा हो जाता है इस डिजीज़ में। ये बेसिकली वर्टिब्रा जो होती है स्पाइन में, उनमें ब्रेकिंग हो सकती है इस डिजीज़ की वजह से। वो कई बार वो टूट जाती हैं अगर हल्का फुल्का कमर में झटका आ जाए, या हाथ जो होता है हमारा आर्म होती है या हिप जॉइंट होता है, ये हमारे बहुत इसमें प्रॉब्लम हमें आ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज मे बी ड्यू टू लोअर देन नॉर्मल बोन मास। जब बोन मास कम होना शुरू हो जाता है या बोन का लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये स्टेज हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है। इसके एक कारण ये भी है कि जिन फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसे मीनोपॉज कहते हैं, 40 से 50 साल की उम्र, उनमें भी ये प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की। इसके अलावा भी और कुछ कारण है, लाइक कुछ नंबर ऑफ डिजीज, जैसे मान लीजिए किसी को अल्कोहलिज्म की ट्रीटमेंट चली है, उसको हैबिट थी अल्कोहल की, एनोरेक्सिया किसी को हुआ था, हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट चल रही है, किडनी डिजीज या सर्जिकल रिमूवल कराया किसी ने ओवेरी का। इस तरह की डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है उस कंडीशन में भी कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस हैं लाइक एंटी सीजर मेडिकेशन जो एपिलेप्सी में दी जाती है, कीमोथेरेपी, प्रोटॉन पंप इनिवेटर लाइक ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनिवेटर्स और ग्लूकोकॉर्टिकोइड। इनको लगातार लेने से भी, इनका ज़्यादा सेवन करने से भी ये डिजीज़ को बढ़ावा मिलता है। या जो पेशेंट लगातार एक्सरसाइज नहीं करते हैं या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनको भी ये डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है। सिम्टम्स क्या हैं? बोन पेन और टेंडरनेस रहना, फ्रैक्चर्स हो जाना लिटिल ट्रॉमा के साथ, लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, समय के साथ हाइट का नहीं बढ़ना, नेक और लो बैक पेन रहना ड्यू टू फ्रैक्चर्स, और स्टूप पोस्चर, पूरा बॉडी का पोस्चर ही चेंज होना, कमर झुकी हुई रहना, इस तरह की प्रॉब्लम आना। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है इसकी कि जो बोन लॉस है वो बेसिकली नॉर्मल से एज रिलेटेड चेंजेस से हो जाता है, कि जो समय के साथ, उम्र के साथ हमारी बोन में जो चेंजेज आते हैं, जिसे बोन की रिमॉडलिंग कहते हैं। ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों से हो सकता है कि उम्र बढ़ रही है उसके हिसाब से बॉडी में ब्लड सीरम में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम बाहर से कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो ब्लड सीरम क्या करता है, हमारी बोन में से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो दो तरीके से रिमॉडलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, कि या तो माइक्रो डैमेज हो रहे हैं आपके स्केलेटन सिस्टम में उसकी स्ट्रेंथ को बरकरार करने के लिए, या फिर सीरम जो है हमारा ब्लड सीरम कैल्शियम, वो स्केलेटन में से कैल्शियम की सप्लाई ले रहा है।
इस तरह की प्रॉब्लम 30 से 45 साल की एज में कई बार आ जाती है, जब आपका रिसॉर्प्शन और फॉर्मेशन का प्रोसेस इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए हमें बाहर से कैल्शियम का प्रॉपर जो इंटेक लेते रहना चाहिए। इसको एक्सरे से हम डायग्नोज कर सकते हैं, बोन की डेंसिटी या मिनरल डेंसिटी नाप के। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में क्या ले सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट लगातार लेते रहने चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा करते रहनी चाहिए, लाइफस्टाइल मैनेज रखना चाहिए। और दवाओं के लिए हम बायोफॉस्फोनेट्स या एल्ड्रोनेट, रेलॉक्सिफिन या स्टोन्शियम रेनिलिएट, ये ड्रग्स हैं जिनको हम इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। इसी का तीसरा डिजीज़ है गाउट। गाउट में आप पहले तो स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो हमारे हाथ और पैरों के जॉइंट होते हैं, उंगलियों के टार्सल्स और मेटाटार्सल्स के, मेटाफेलेंजियल जॉइंट्स जिनको बोलते हैं, इनमें स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। बेसिकली गाउट है क्या, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। ये भी आर्थराइटिस का ही एक इन्फ्लामेशन है। जब आर्थराइटिस आपकी बार बार हो रही है बॉडी के अंदर, स्टार्ट हुई और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो एक बार अपना असर दिखाई, फिर दवाइयों से ठीक होगी, लेकिन फिर दोबारा आ गई, तो उसका जो रिकरेंट अटैक है, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का रिकरेंट अटैक, बार बार होते होते वही आर्थराइटिस आपकी एक दिन गाउट में बदल जाएगी। और गाउट क्या है, इट इज़ ए रेड टेंडर हॉट स्वेलन जॉइंट। जॉइंट का बहुत ज़्यादा रेड होना, टेंडर का फैल जाना, वहाँ पर जकड़न रहना, उसका पूरा हॉट रहना, स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना, ये सारे कारण इसमें बनते हैं। पेन टिपिकली कम्स ऑन रैपिडली रीचिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी इन लेस देन 12 आवर्स। 12 घंटे से भी कम में पेन जो है वो अपनी मैक्सिमल इंटेंसिटी पे बॉडी में हो जाता है, जॉइंट्स पे हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें बिग टो जो होते हैं, पैरों के जो बड़े अंगूठे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इसमें। अदरवाइज इसके अलावा भी बॉडी के अंदर गाउट को जो लेवल को बढ़ाने में सहायक है, या यूँ कह लीजिए कि गाउट को और किस वजह से बॉडी के अंदर परसिस्टेंटली एलिवेशन मिलता है, उसकी वजह है यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ जाना। अगर किसी भी वजह से आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो समझ लीजिए आपको गाउट होने के चांस है, या गाउट आपको जल्दी ही आर्थराइटिस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा। दिस अकर्स फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। या तो आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या आपको कोई और हेल्थ डिजीज़ रहती है, उसकी दवाइयाँ आप अननेसेसरी खा रहे हैं, या कोई जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी ये प्रॉब्लम बॉडी में आ सकती है। जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है तो यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, और यही क्रिस्टल्स आपके जॉइंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, टेंडन्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जो सराउंडिंग टिश्यू हैं जॉइंट के चारों तरफ, उन पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली गाउट पैदा होता है, गाउट का इन्फ्लामेशन बन जाता है। गाउट अकर्स मोर कॉमनली इन दोज हु रेगुलरली ईट मीट और सी फूड या ड्रिंक बियर और आर ओवरवेट। जो लोग ज़्यादा मांस का सेवन करते हैं, समुद्री भोजन ज़्यादा खाते हैं, सी फूड, बियर पीते हैं, या ओवरवेटेड हो जाते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। सिम्टम्स क्या हैं, गाउट कैन प्रेजेंट इन मल्टीपल वेज, ऑल्दो द मोस्ट यूजुअल इज ए रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जिसमें रेड टेंडर हॉट स्वेलन जॉइंट हो जाएंगे, या मेटाटार्सल और फेलेंजियल जॉइंट्स जो कि बिग टो के होते हैं, बड़ा अंगूठा जो होता है, सबसे ज़्यादा ये अफेक्टेड हो जाता है, या फिर इसके अलावा हील्स, एडिया, नीज, रिस्ट एंड फिंगर्स, ये भी अफेक्ट हो सकते हैं इसमें। जॉइंट पेन इसका 2 से 4 घंटे में अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, पूरी रात जॉइंट पेन रहता है, और बॉडी का टेम्परेचर भी ऐसी अवस्था में कम हो जाता है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे, जॉइंट पेन के अलावा फैटीग और हाई फीवर भी पेशेंट को कभी कभी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है, बेसिकली गाउट इज ए डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रहा है प्यूरिन का, उसका जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो ये डिजीज हो जाएगी, क्योंकि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के जो फाइनल मेटाबोलाइट हैं और वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फिर यूरिक एसिड ज़्यादा बन के क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइज होकर वो मोनोसोडियम यूरिएट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो जॉइंट के चारों तरफ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे सराउंडिंग टिश्यूज और टेंडन्स अफेक्टेड हो जाएंगे। अल्टीमेटली प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, जिससे आपको यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जो कि मोनोसोडियम यूरिएट की फॉर्म में जॉइंट, टेंडन और सराउंडिंग टिश्यू के चारों तरफ जाके डिपॉजिट हो गया, एक्स्ट्रा डिपोजिशन उसका हो गया। इस फ्लो चार्ट से देख सकते हैं कि यूरिक एसिड का जब इंक्रीज हुआ तो ब्लड के अंदर भी बढ़ेगा। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा तो उसने सोडियम के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जो ब्लड में सोडियम अवेलेबल है। जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट पर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा। इन्फ्लामेशन जब स्टार्ट होगा तो यूरेट क्रिस्टल की वजह से ग्रेनुलोसाइट का इन्फ्लेट्रेशन होना शुरू हो जाएगा सेल्स में, जहाँ पर जिस साइनोवियल कैविटी में ये एरिया में या जिस जॉइंट में ये यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होंगे वहाँ ग्रेनुलोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे वहाँ सेल्स फेगोसाइट्स में बदलना शुरू हो जाएंगी।
फिर वहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे इनकी वजह से। फ्री रेडिकल टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देंगे। फ्री रेडिकल जब टिश्यू को डैमेज करेंगे तो टिश्यू डैमेज होने की वजह से प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बाहर निकल आएगा टिश्यूज में से। उसके रिलीज होने की वजह से दो सिचुएशन होंगी कि एक तो लैक्टिक एसिड का रिलीज बढ़ जाएगा और एक लाइसोसोमल एंजाइम का रिलीज बढ़ जाएगा। लाइसोसोमल एंजाइम का रिलीज बढ़ने से जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड के रिलीज होने की वजह से और ज़्यादा यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो पिंक कलर में बॉक्स दिखाए हैं ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर दिखाए हैं कि अगर हम यहाँ पर इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर लें तो इंडोमेथासिन ड्रग है जो इस इन्फ्लामेशन को यहीं रोक सकती है, या कोलचिचिन ड्रग है जो ग्रेनुलोसाइट का इन्फ्लेंट्रेशन रोक सकती है, या फिर ये कोलचिचिन ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम को भी रिलीज होने से रोकती है और लैक्टिक एसिड को भी कन्वर्ट होने में रोकती है। तो ये आपका इसमें पैथोफिजियोलॉजी का ट्रीटमेंट भी बता दिया। इसमें बेसिकली NSAID ड्रग्स जितने भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, कोलचिचिन या कुछ स्टेरॉइड, इनके ट्रीटमेंट से इसको हम सिर्फ इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। फाइनली इस डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। फाइनली एक बार फिर मैं आपको थैंक यू बोलूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग अभी भी कोरोना का जो इस समय स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, बढ़ रहा है डिजीज़, तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।